हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको इस डिस्क्लोजर को पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, उसके बाद आप वीडियो को देखिए। अब ये इशू के बारे में जानते हैं। ये इशू ओपन हो रहा है 25 अक्टूबर 2017 को, इशू क्लोज हो जाएगा 27 अक्टूबर 2017 को। लगभग ये 3 दिन खुला रहेगा, 3 दिन के अंदर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इशू साइज रहेगा 1511.6 करोड़ से लेकर 1542.2 करोड़, जिसमें फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर, और इसमें मिनिमम प्राइस बैंड रहेगा 247 रुपीज, अपर बैंड रहेगा 252 रुपीज, जिसमें आपका मिनिमम लॉट आ जाएगा 59 शेयर। 59 शेयर आप मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, और आपको 14,868 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा इस आईपीओ को अप्लाई करने पर। ये जो आईपीओ एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होने वाला है। ये तो था इशू के बारे में। अब आइए देखते हैं कि ये जो अलॉटमेंट कब होगा। ये एक टेंटेटिव डेट है। अलॉटमेंट लगभग 1 नवंबर 2017 को आ जाना चाहिए। उसके बाद जिनको ये अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनको 3 नवंबर 2017 को पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद ये डीमार्ट अकाउंट में 3 नवंबर 2017 को क्रेडिट होगा, और 6 नवंबर 2017 को आप इस शेयर के ऊपर ट्रेडिंग कर पाएंगे। ये तो था इशू के बारे में। अब ये कंपनी के बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको इस इंडस्ट्री का ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम कंपनी के बारे में जानेंगे। इन 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूटीआई का शुरुआत हुआ था, और उसके साथ देश में पहली बार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का शुरुआत हुआ, और अगले 25 साल तक देश में यूटीआई म्यूचुअल फंड इकलौता प्लेयर इस इंडस्ट्री में काम कर रहा था। 1965 तक इनके पास टोटल एसेट लगभग 250 मिलियन रुपीज हो चुका था, और 1988 आते आते इनके टोटल एसेट 67 बिलियन रुपीज हो गया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने तेजी से इस कंपनी का ग्रोथ हुआ। लगभग 250 मिलियन से सीधा 67 बिलियन तक पहुंच गया। इन 1987 में पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल कंपनी पहली बार इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर हुई, जो कि एक मेजर एंट्रेंट जिनमें था एसबीआई। देश में पहली बार एक नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड इस इंडस्ट्री में काम करने लगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1987 में इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर हुई, और एसबीआई म्यूचुअल फंड के नाम से काम करने लगी। और साल 1993 आते आते म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल एसेट 470 बिलियन रुपीज तक पहुंच गया था। और उसी साल एक मेजर बदलाव आया, और इसके साथ प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल कंपनी भी इस सेक्टर में एंटर होने लगे। और उसके बाद म्यूचुअल फंड रेगुलेशन का भी औपचारिक रूप से ऐलान किया गया, जिसको बाद में कुछ मॉडिफिकेशन भी किया गया था। साल 1993 से लेकर 2003 तक म्यूचुअल फंड हाउस के नंबर बढ़ने लगे, और उसके साथ काफी फॉरेन म्यूचुअल फंड हाउस भी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने लगे। उसके साथ जनवरी एंड 2003 तक टोटल इंडिया में 33 म्यूचुअल फंड हाउस खुल चुका था, और उसका टोटल एसेट लगभग 17.5 ट्रिलियन रुपीज हो चुका था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये इंडस्ट्री का शुरुआत हुआ था 250 मिलियन से। 2017 आते आते इस इंडस्ट्री में टोटल एसेट हो गया था 17.5 ट्रिलियन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में किस तेजी से ग्रोथ आ रहा है। लास्ट 10 सालों की अगर हम बात करें तो इस इंडस्ट्री का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसको हम CAGR बोलते हैं, वो 18% से ग्रोथ आ रहा है। ये तो था पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ओवरव्यू। ये कैसे शुरू हुआ था और इस इंडस्ट्री का जर्नी कैसा रहा है आज तक। अब ये जानते हैं कि कंपनी इस इंडस्ट्री में कहाँ खड़ा है। ये कंपनी 1995 में गुजरात से रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के नाम से शुरू हुआ था, और बाद में इनका नाम चेंज होकर रिलायंस निप्पन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड बन गया। इंडिया का एक बहुत बड़ा एसेट मैनेजमेंट करने वाले कंपनी है, जो अभी 3625.5 बिलियन रुपीज की एसेट को मैनेज कर रही है। और ये म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग ETF, अकाउंट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जिसको हम AIA बोलते हैं, और पेंशन फंड, उसके बाद ऑफशोर फंड आदि को भी मैनेज करते हैं। ये इंडिया के 3rd लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इनके मार्केट शेयर लगभग 11.4% है। ICRA के रिपोर्ट के अनुसार ये इंडिया के 2nd मोस्ट प्रॉफिटेबल एसेट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी है। 30 जून 2017 तक इस कंपनी के पास 7.01 मिलियन इन्वेस्टर फोलियो हो चुका था, और इसके साथ इनके क्वार्टरली एवरेज AUM 2229.64 बिलियन रुपीज का भी हो चुका था। यह अभी 55 ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्लूडिंग 16 ETF और 174 क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रही है। इनका प्रेजेंस पूरा ऑल ओवर इंडिया में है, और इनके पास अभी 171 ब्रांच, 58,000 डिस्ट्रीब्यूटर इंक्लूडिंग बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर एंड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर आदि इनके लिए काम कर रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी दिन ब दिन कितना बड़े बनते जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंपनी है। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ये इंडिया के दूसरे बड़े कंपनी है। तो मुझे तो ये कंपनी बहुत अच्छा लगता है। आइए अब कंपनी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये जो फ्लो चार्ट है, मैं आपको बताया किस तरीके से ये इंडस्ट्री का शुरुआत हुआ, आज इस इंडस्ट्री कहाँ खड़ा है, ये इसका फ्लो चार्ट है। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। इनके बहुत सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी है जिनको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और अब आइए जानते हैं कि इस इशू का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस इशू के जरिए ये पैसा उठाएंगे मार्केट से, उस पैसे को उनके जो आईटी सिस्टम है उसको अपग्रेड करेंगे, न्यू ब्रांच भी सेटअप करेंगे, जो पुराना ब्रांच है उसको भी रिलोकेट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग ये सब करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं कि किस काम के लिए कितना रुपीज ये मार्केट से जुटा रही है। अब ये कंपनी के प्रमोटर को देखते हैं। कंपनी का पहला प्रमोटर है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, उसके बाद निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब ये यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी देखते हैं, कंपनी का कैसा रहा है डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी ईच ईयर 2013 से लेकर 2017 तक हमेशा कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। 2013 में अगर देखेंगे तो फेस वैल्यू 10 रुपीज के ऊपर डिविडेंड था 1400%। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी एक शेयर के ऊपर 140 रुपीज डिविडेंड दिया है। और 2017 में देखेंगे तो 2150%। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी एक शेयर के ऊपर 215 रुपीज डिविडेंड दिया है। कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री बहुत तगड़ा है। कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। ये जो डाटा है 2013 से लेकर 2017 तक डाटा है, ये इन टर्म्स ऑफ करोड़ में दिखाया गया है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2013 में 734.6 करोड़ था, 2014 में 778.8, 2015 में 955.1, 16 में 1313.8, 2017 में 1435.9। ये तो था टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर भी उसी हिसाब से है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखते हैं, प्रॉफिट कैसा रहा है टैक्स देने के बाद। 2013 में 230.4 करोड़ था, 2014 में 270.6 करोड़, 2015 में 354.5 करोड़, 2016 में 396.4 करोड़, 2017 में 402.8 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है। आपने ग्रोथ देखा था इस इंडस्ट्री में कैसे ग्रोथ आ रहा है, तो इस वजह से कंपनी में भी ग्रोथ आ रहा है। कंपनी का ग्रोथ लगातार 2013 से लेकर 2017 तक हमेशा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो ये लगभग 22% रहा है, जो कि एक हेल्दी परसेंटेज माना जाता है। उसके बाद हम ईपीएस देखेंगे, बोथ बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये तो था कंपनी के बारे में। मुझे तो लगता है कि ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मैं इस कंपनी के लिए 2-3 साल बने रहना चाहता हूँ। मैं इस आईपीओ को जरूर अप्लाई करूंगा। अगर इस आईपीओ मुझे मिलता है तो मैं 2-3 साल इस शेयर के ऊपर टाइम दूंगा, ताकि मेरे शेयर एक मल्टीबैगर बन पाए। इस वैल्यू पे ये आईपीओ आ रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे प्राइस पे आ रहा है, तो इसके लिए मैं जरूर जाऊंगा। मैं इस आईपीओ को जरूर अप्लाई करूंगा। यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22% आ रहा है। कंपनी का ग्रोथ भी दिख रहा है। कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से मैं इस आईपीओ के लिए जाऊंगा। मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा। अगर ये आईपीओ मुझे मिलता है तो मैं इसे लंबे टाइम के लिए